कैनेडा स्पाउस वीजा या डिपेंडेंट वीजा क्या आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो किस तरह से आप अप्लाई करवा सकते हैं। आपके मेन एप्लीकेंट या स्पाउस ऑलरेडी कनाडा में हैं तो किस तरह से आप प्रोफाइल प्रोसेस कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्या प्रोसेसिंग टाइमिंग है। इसी तरीके के कुछ डाउट्स को लेकर आज का टॉपिक डेडिकेटेड रहेगा उन मेन एप्लीकेंट्स के लिए जो कनाडा अप्लाई करवाना चाहते हैं डिपेंडेंट या स्पाउस वीजा पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक स्मार्ट। माय नेम इज अंजना ठाकुर वर्मा। हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कुछ एप्लीकेंट्स के मन में डाउट्स होते हैं, 2 से 3 डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो में, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको स्पाउस वीजा में नहीं होती है। फर्स्ट डाउट होता है आपकी क्वालिफिकेशन को लेके। IRCC की तरफ से ऐसा कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं है कि जिसमें आपकी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप इलिटरेट भी हैं या फिर मिनिमम 10th पास भी हैं तो आप अप्लाई करवा सकते हैं डिपेंडेंट या स्पाउस वीजा में। इसके साथ ही एक नेक्स्ट डाउट होता है आपके लैंग्वेज एबिलिटी को लेके। अब कुछ एप्लीकेंट सोचते हैं कि हमें IELTS या PTE का टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद अप्लाई करवाना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी IRCC की तरफ से कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कि आपको लैंग्वेज एबिलिटी का कोई इशू है। इसी के साथ में थर्ड डाउट ये भी है कि कुछ एप्लीकेंट्स को लगता है कि जब आपका मेन एप्लीकेंट वीज़ा अप्लाई करवाते हैं उसी के साथ में आप नहीं करवा सकते या फिर एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड किया गया IRCC की तरफ से, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना डिपेंडेंट या स्पाउस वीज़ा कब अप्लाई करवाना चाहते हैं। फोर्थ डाउट ये है कि डिपेंडेंट वीज़ा और स्पाउस वीज़ा में डिफरेंस क्या है, ये कैटेगरीज अलग है या फिर ये एक ही वीज़ा है। मैं क्लियर कर दूं कि ये एक ही वीज़ा होता है, डिपेंडेंट और स्पाउस वीज़ा। नाम अलग अलग है, कुछ कंट्रीज में अलग तरीके से बोला जाता है, कुछ कंट्रीज में स्पाउस, कुछ में डिपेंडेंट वीज़ा, इवन कुछ कंट्रीज में ओपन वर्क परमिट वीज़ा भी बोला जाता है। वीज़ा कैटेगरी एक ही है, नाम अलग अलग है। आई होप ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं आपके प्रोसेस की, डॉक्यूमेंट्स की, कि किस तरह से आप अटैच कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम 3 सिनेरियो में बात करेंगे कि आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन से सिनेरियो में अप्लाई करवाएं ताकि सक्सेस रेट के अकॉर्डिंगली आपका वीज़ा इशू हो। फर्स्ट सिनेरियो है कि मेन एप्लीकेंट ने वीज़ा अप्लाई किया स्टडी वीज़ा और उसी के बिहाफ पर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं डिपेंडेंट वीज़ा, बट जो मेन एप्लीकेंट है उनकी फाइल अभी एम्बेसी में है और उनका जो वीज़ा है वो ग्रांट नहीं हुआ और आप ही ने भी साथ ही में वीज़ा अप्लाई करवा दिया डिपेंडेंट वीज़ा। अब अगर किसी रीज़न की वजह से मेन एप्लीकेंट रिफ्यूज़ हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका डिपेंडेंट वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। ये है फर्स्ट सिनेरियो जिसमें सक्सेस रेट नहीं होता बिल्कुल भी। इसीलिए हम नहीं सजेस्ट करते आपको कि आप साथ के साथ अप्लाई करवाएं। अब वो चॉइस आपकी है कि आप वेट करना चाहते हैं या साथ ही अप्लाई करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो है कि आपके मेन एप्लीकेंट ने स्टडी वीज़ा पर अप्लाई करवाया और वीज़ा ग्रांट हो गया, बट उन्होंने अभी ट्रैवल नहीं किया, वो अभी भी इंडिया में ही हैं और आप अपना डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ा अप्लाई करवाते हैं और फिर आप रिजेक्ट हो जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मेन एप्लीकेंट का वीज़ा इशू हो चुका है बट ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो अभी कनाडा ट्रैवल ही नहीं कर पाए, तो आप किस बिहाफ पे डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा अप्लाई करवाएंगे। बिकॉज एम्बेसी के पास में ये इंफॉर्मेशन रहती है कि आपकी जो मैरिज है वो जेन्युइन है, नहीं है, फेक है, किस तरह से है। वो हम डॉक्यूमेंटेशन में बात करेंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। अब थर्ड सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो में आपने अप्लाई किया, स्टडी वीज़ा आपका ग्रांट हो गया, आपने ट्रैवल कर लिया और ट्रैवल करने के बाद कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद सेमेस्टर फर्स्ट आपका क्लियर भी हो गया है। उसके बिहाफ पर आपका डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा आप अप्लाई करवा सकते हैं बिकॉज प्रोफाइल में ऑथेंटिसिटी क्रिएट हो चुकी है। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के बिहाफ पे जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, जो आपने फीस पे की है, उन ट्रांसक्रिप्ट्स के बिहाफ पर आप वीज़ा अप्लाई करवाते हैं जो एक प्रूफ है। आपके जो मेन एप्लीकेंट है वो कौन से कॉलेज में है, कौन से कोर्स प्रोग्राम में है, कौन से प्रोविंस में है, कब से हैं, उनका वीज़ा अभी कितने टाइम का रहता है और वर्क परमिट के लिए वो एलिजिबल है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एम्बेसी को प्रोवाइड करते हैं थ्रू SOP, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस।
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आप कन्विंस करते हैं एम्बेसी को आपका वीज़ा ग्रांट करवाने के लिए, जिस पर आप ये सारे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने स्पाउस के बारे में और अपने बारे में। सो ये 3 सिनेरियो में थर्ड सिनेरियो में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। सो हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि जब आपके पास इनफ प्रूफ हो, आपकी प्रोफाइल ऑथेंटिक हो, उसके बाद ही आप अप्लाई करवाएं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमने बात की थी मैरिज की। अब कोई भी रिलेशनशिप को जेन्युइन दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर। मिनिमम अगर आपकी 4 to 6 मंथ्स ओल्ड मैरिज है और इनफ प्रूफ है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 ईयर ओल्ड मैरिज के साथ आप अप्लाई करवाएं तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज 1 ईयर ओल्ड मैरिज सर्टिफिकेट आपकी मैरिज को जेन्युइन भी दिखाता है। साथ ही में आप अपनी मैरिज की फोटोग्राफ्स भी अटैच कर सकते हैं। साथ में अगर आप मैरिज के बाद कहीं घूमने गए हैं तो आपकी वहाँ की पिक्चर्स, वहाँ के टिकट्स भी आप अटैच कर सकते हैं। और जब आपके मेन एप्लीकेंट कनाडा में हैं, आप इंडिया में हैं, तो आपकी फ़ोन कॉल से आपकी चैट है वो भी प्रूफ के तौर पर आप अटैच कर सकते हैं। इससे आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होती है, आपका रिलेशनशिप जेन्युइन दिखता है एम्बेसी की नज़र में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो इंडिया में आपका अगर कोई जॉइंट अकाउंट है वो भी आप कर सकते हैं, और जॉइंट अकाउंट में आपके मिनिमम जो बैंक बैलेंस है वो आपको मेंटेन भी रखना है, 7 to 10 lakhs इन बिटवीन मैक्सिमम आप ये भी दिखा सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट। अब पासपोर्ट में आपके स्पाउस का अगर नेम है तो आप ही की प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा है, उससे भी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है और वीज़ा आने के चांसेस हायर हो जाती हैं। ये हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। और एसओपी की हमने बात की तो वो मेन डॉक्यूमेंट है। बिना एसओपी के आप एम्बेसी को नहीं कन्विंस कर सकते कि आप कौन हैं, आपके स्पाउस कौन है, आप क्या करने जा रहे हैं, कब वापस आएंगे, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है आपका। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एसओपी में प्रोवाइड करवानी होती है। इस तरह से आपका प्रोफाइल होता है स्पाउस वीज़ा का और डिपेंडेंट वीज़ा का प्रोसीड। अब हम बात करते हैं आपके प्रोसेसिंग टाइमिंग की। प्रोसेसिंग टाइमिंग को लेके काफ़ी इशू रहा है लास्ट इनटेक में, बिकॉज आफ्टर कोविड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है आईआरसीसी की तरफ भी। अगर हम वीएफएस सेंटर की भी बात करें, बायोमेट्रिक्स में भी बहुत टाइम लगा है, मेडिकल्स की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही हैं, तो वो सारे जो इशू हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं अभी। और आईआरसीसी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि मार्च एंड तक 50% से ज़्यादा बैकलॉग जो है वो क्लियर किया जाएगा। सो आप होपफुल हो सकते हैं। आने वाले टाइम में मिनिमम 2 to 3 मंथ्स का प्रोसेस रह जाएगा, जिसमें कि आप अपना डिपेंडेंट और स्पाउस वीज़ा अप्लाई करवा के वीज़ा ले सकते हैं। जब आपके ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, फिर आप बायोमेट्रिक्स और मेडिकल की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फाइल्स अपनी सबमिट कर सकते हैं एम्बेसी में। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या प्रोफाइल में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, थिंक स्मार्ट की तरफ से आपको हर तरह की हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, अपनी प्रोफाइल शेयर करें फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट और ऑफर लेटर के लिए। हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, तो ज़रूरी है इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो स्टिल अभी भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।